I can tell you one thing. Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. When they're determined to achieve something, nobody can suppress them. 10টা হুন্ডা 20টা গুন্ডা নির্বাচন ঠান্ডা। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस परिवार की जिसने एक देश को आजादी दिलवाने के लिए कई साल जेल में बिताए, फांसी की सजा पाई, तब जाकर वो देश एक आजाद मुल्क बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और उसके निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान व उनके परिवार के बारे में। साल 1947 जब भारत के दो हिस्से हुए थे, एक हिस्सा बना था भारत और एक हिस्सा बना था पाकिस्तान। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान दो हिस्से से मिलकर बना था, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का वास्तविक पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश सामाजिक रहन सहन बोलचाल की भाषा से पाकिस्तान से बिल्कुल उलट था और उस वक्त पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेसी व राजनीति में पूर्वी पाकिस्तान का योगदान लगभग नगण्य था। उसे कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इन तमाम कारणों ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए एक अलग मुल्क बांग्लादेश की मांग को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आवामी लीग के प्रमुख के रूप में शेख मुजीबुर रहमान। 70 के दशक आते आते स्थिति विकराल हो जाती है। मुजीब को अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। तत्कालीन पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान द्वारा बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया जाता है। लाखों बांग्लादेशी नागरिक मारे जाते हैं और वहां के औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है। अंततः भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई के फलस्वरूप 16 दिसंबर 1971 को एक नया देश बांग्लादेश का जन्म होता है। मुजीब को जेल से रिहा किया जाता है और वो बांग्लादेश के प्रमुख बन जाते हैं। उन्हें उपाधि मिलती है बंगबंधु की। अभी बांग्लादेश आजादी का लुफ्त उठा ही रहा था कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब की हत्या कर दी जाती है। उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार की भी हत्या सेना के द्वारा उनके ही आवास में कर दी जाती है और सत्ता सेना के हाथ में आ जाती है। उस जघन्य हत्याकांड में मुजीब के सारे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन संयोग से उनकी दो बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना बच जाती हैं। क्योंकि वो उस वक्त ब्रुसेल्स में थी, उनके लिए ये घटना एक सदमे की तरह थी। एक बार फिर भारत मुजीब परिवार के लिए आश्रय बना और हसीना को भारत में शामिल किया। माहौल उपयुक्त बनने के बाद हसीना बांग्लादेश लौटी और आवामी लीग को हेड किया। बाद में आवामी लीग सत्ता में लौटी तो उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। शेख हसीना ने बांग्लादेश की खराब अर्थव्यवस्था और कट्टरपंथियों की बढ़ती संख्या दोनों पे काबू किया और बांग्लादेश को एक विकासशील देश के रूप में खड़ा किया। लेकिन ये सब एक विशेष तबकों को पसंद नहीं आया। ये वो तबके थे जो पाकिस्तान परस्त थे और बांग्लादेश को हमेशा अस्थिर करने की फिराक में लगे रहते थे। और उसे मौका मिल गया आरक्षण नामक औजार से। बांग्लादेश की आजादी के वक्त 30% आरक्षण उन समुदायों के लिए आरक्षित था जिनका परिवार आजादी की जंग में शामिल हुआ था। हसीना सरकार ने 2018 में इसको संशोधन करके 5% कर दिया, लेकिन जून में न्यायालय ने इसे पुनः बहाल कर दिया। लेकिन छात्र इस निर्णय के खिलाफ सड़क पे आंदोलन करने लगे और इस आंदोलन में वो लोग भी शामिल हो गए जिसे हसीना सरकार को उखाड़ फेंकना था। आंदोलन हिंसक हो गया और तकरीबन 300 लोग मारे गए। बाद में न्यायालय और हसीना सरकार ने उस निर्णय को बदल भी दिया, लेकिन आंदोलनकर्मी जो आरक्षण के खिलाफ लड़ रहे थे उन्होंने एक बड़ी डिमांड रख दी। हसीना सरकार का त्याग पत्र वक्त रहते हसीना षड्यंत्र समझ गई और पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की आदेश दे दी। लेकिन जिसे वो आदेश का पालन करना था, मतलब सेना, लेकिन सेना ने इसे अस्वीकार कर दिया और लाखों लोगों की भीड़ गणभवन जो प्रधानमंत्री की आवाज थी की ओर बढ़ रही थी और सेना के द्वारा हसीना को सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया और इसी 45 मिनट के अंदर एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। और संकट के समय फिर एक बार भारत ही काम आया। हसीना भारत आ गई और बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस गया। जिसने बांग्लादेश के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, उसी व्यक्ति यानी मुजीब के मूर्ति को लोगों ने उखाड़ दिया और प्रधानमंत्री आवास को भी लूट लिया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।